Hello guys, welcome to my channel Knowledge About Lab. So guys, today also we'll be solving lots of MCQs based on Prometric exams for Lab Technologist. Here we are solving questions based on exam pattern of DHA, HAAD, QCHP, MOH. If you are preparing for Prometric exam for Lab Technologist, this questions is best for your preparation and most important also. So without any delay, let's start with our first question. High reticulocyte count is observed in. So high reticulocyte count is observed in following B12 therapy, vitamin B12 deficiency anemia, iron deficiency anemia या aplastic anemia. So guys, high reticulocyte count. What do you mean by reticulocyte count? Means reticulocyte count is, what do you actually mean by reticulocyte is it measures the number of immature RBCs, and if there is presence of high reticulocyte count, then what will be the reason? The following options are following B12 therapy या vitamin B12 deficiency anemia, iron deficiency anemia या aplastic anemia. So guys, the correct answer is following B12 therapy. So guys, correct option is following B12 therapy. तो जो रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं ना, वो एक इमेच्योर आरबीसी होते हैं जो कि बोन मैरो रिलीज करता है. वेन एवर बोन मैरो रिस्पॉन्स एक्टिवली तो रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होता है. और जब भी आफ्टर विटामिन B12 थेरेपी बोन मैरो सडनली स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग आरबीसीज लीड्स टू रेटिकुलोसाइटोसिस. और B12 डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, मैरो सप्रेस होता है. और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में लो प्रोडक्शन होता है. और प्लास्टिक एनीमिया में मैरो का तो फेलियर ही होता है, तो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो इंक्रीज का तो सवाल ही नहीं होता. और एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एक टिप है इसमें कि अगर हाई रेटिकुलोसाइट है तो इट मीन्स गुड मैरो मीन्स गुड फॉर मैरो रिस्पॉन्स आफ्टर ट्रीटमेंट और हीमोलाइसिस. अगर ट्रीटमेंट है या हीमोलाइज हो रहा है और उधर हाई रेटिकुलोसाइट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इंडिकेट्स गुड मैरो response, means your treatment is responding. Okay, so let's move to the next question. Target cells are seen in all except, जो टारगेट सेल्स है वो सब में दिखता है एक्सेप्ट ऑप्शंस आर HBC डिजीज, थैलेसीमिया मेजर, सॉरी, सिकल सेल डिजीज, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस. सो गाइस, ये जो फॉर योर रेफरेंस जो डायग्राम दिया गया है उसमें दिया है टारगेट्स. हाउ डज द टारगेट सेल अपीयर्स. दिख रहा है आपको इन सेंटर में एक पेल फॉर्म्ड हुआ है, लाइट पेल कलर का. ऐसे वो जो एरो से आपको दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है, टारगेट सेल्स है. जो टारगेट सेल्स होते हैं ना उसमें एक्सेस मेम्ब्रेन होता है कंपेयर टू हीमोग्लोबिन. और जो टारगेट सेल आपको HBC डिजीज़ में भी दिखेगा, थैलेसीमिया में भी दिखेगा, सिकल सेल डिजीज़ में भी दिखेगा, और बट हेरिडिटरी स्फेरोसाइट्स में नहीं दिखेगा. तो एक्सेप्ट के ऑप्शंस आते हैं. तो अपना ऑप्शन करेक्ट क्या है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. इन स्फेरोसाइटोसिस गाइस, मेम्ब्रेन इज लॉस्ट नॉट एक्सेस. सो गाइस, हाँ मैं इन स्फेरोसाइटोसिस है ना, मेम्ब्रेन इज लॉस्ट नॉट एक्सेस, सो राउंड डेंस सेल. सो गाइस, इसके लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें एग्ज़ाम टिप ले सकते हैं कि जो टारगेट सेल्स होते हैं ना
वो एक लीवर डिजीज़ में भी फाइंड होता है, थैलेसीमिया में भी आपको दिखेगा, और हीमोग्लोबिन पैथीज में भी टारगेट सेल्स दिखते हैं. टारगेट सेल इज अबनॉर्मल आरबीसीज. ओके गाइस, सो ये एक एग्जाम पॉइंट से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. रेड सेल containing granules of non-heme iron is known as. Red cell containing granules of non-heme iron is known as spherocytes, siderocytes, हेमोसिड्रीन या मेगालोब्लास्ट. सो गाइस, जो साइड्रोसाइट्स होते हैं ना, ये कंटेन आयरन ग्रेन्यूल्स, जो कि एक स्पेशल स्टेन से पता चलता है. यू कैन रेफर टू द डायग्राम. यहाँ पे जो दिया है, ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो दिया है वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है. ये पार्ट देखो छोटे छोटे, तो इट कंटेन्स आयरन ग्रेन्यूल्स. तो साइट्रोसाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन. और जो स्फीरोसाइट्स, अदर ऑप्शंस व्हाट आर स्फीरोसाइट्स. स्फीरोसाइट्स जो है ना, वो शेप अबनॉर्मलिटी है. हेमोसिड्रीन मीन्स आयरन को स्टोर करता है बट नॉट इन आरबीसीज. मेगालोब्लास्ट इज न्यूक्लिएटेड प्रिकर्सर. सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज स्फीरोसाइट्स. सॉरी, साइड्रोसाइट्स. स्फीरोसाइट्स नहीं करता, क्योंकि स्फीरोसाइट्स इज अ शेप एबनॉर्मलिटी. और जो साइड्रोसाइट्स होते हैं वो इट कंटेन आयरन ग्रेन्यूल्स व्हेन इट इज स्टेन विद अ स्पेशल स्टेन. एंड इस क्वेश्चन में एक एग्जाम टिप हम ये ले सकते हैं कि जो आयरन ग्रेन्यूल्स ना बिकम रिंग साइड्रोब्लास्ट इन मैरो. आयरन ग्रेन्यूल्स बिकम रिंग शेप में, रिंग साइड्रोब्लास्ट इन मैरो. मैरो में वो रिंग शेप में दिखता है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक रिंग की फॉर्म्ड हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो. सो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A leukemic process which spread to megakaryocytic and erythroid series is known as. Leukemic process जिसमें वो which spread to megakaryocytic and erythroid series is known as myeloid leukemia, leukomoid reaction, erythroleukemia, lymphocytic leukemia. सो ल्यूकेमिक प्रोसेस के बारे में पूछा गया है. देन दिस जो ल्यूकेमिक है, इट इन्वॉल्व्स एरिथ्रॉइड प्लस माइलॉइड लिंकेज. तो द करेक्ट ऑप्शन इज एरिथ्रोल्यूकेमिया. व्हाई एरिथ्रोल्यूकेमिया? इट बिकॉज दिस ल्यूकेमिया इन्वॉल्व्स एरिथ्रॉइड प्लस माइलॉइड लिंकेज. कि क्वेश्चन में क्या पूछा? ल्यूकेमिक प्रोसेस विच स्प्रेड्स टू मेगाकैरोसाइटिक एंड एरिथ्रॉइड सीरीज. मीन्स मेगाकैरोसाइटिक मीन्स प्लेटलेट एंड एरिथ्रॉइड मीन्स आरबीसी सीरीज दोनों में इन्वॉल्व है. सो दैट्स वाई इसके लिए हम एरिथ्रोल्यूकेमिक करेक्ट ऑप्शन. माइलॉइड ल्यूकेमिक ओनली फॉर माइलॉइड है. ल्यूकोमॉइड रिएक्शन नॉट ल्यूकेमिया, तो वो तो रिएक्शन है. एंड लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इट्स ओनली फॉर लिम्फोइड सेल्स. दैट्स वाई the correct option is erythroid leukemia. And guys, erythroid leukemia is an acute myeloid leukemia M6. M6 means फैब क्लासिफिकेशन में देखा जाएगा तो इसे M6 होता है. एंड इट्स एन acute myeloid leukemia रिएक्शन है. फैब क्लासिफिकेशन भी पढ़ना ज़रूरी है गाइस. वेरियस टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिक रिएक्शंस, ल्यूकेमिया होता है, एक्यूट माइलॉइड वगैरह, उसका फैब क्लासिफिकेशन भी दिया है. वो हम अगर नेक्स्ट वीडियो में तो उसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो बनाएंगे. सो गाइस, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. Abnormal RBCs formed due to deficiency of vitamin B12 and folic acid is known as. Abnormal RBC formed due to deficiency of vitamin B12 and folic acid is known as. So guys, जब विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो जाती है या डिफिशियंसी हो जाती है
एंड फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जो RBCs क्या हो जाता है, वो अब नॉर्मल फॉर्म्ड होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शंस है साइड्रोसाइट्स, माइक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स एंड मेगालोब्लास्ट। सो गाइस, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैक्रोसाइट्स। मैक्रोसाइट्स इज अ करेक्ट ऑप्शन। वाई मैक्रोसाइट्स? बिकॉज इट इज एन डिफेक्टिव DNA सिंथेसिस जहाँ पे लार्ज RBCs फॉर्म्ड होते हैं। मेगालोब्लास्ट क्यों नहीं? क्योंकि मेगालोब्लास्ट एक बोन मैरो प्रिकर्सर है, नॉट अ पेरिफेरल RBCs। ओके गाइस, सो दैट्स वाई मेगालोब्लास्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने मेगालोब्लास्ट का आपको शॉर्ट डायग्राम दिया है रेफरेंस के लिए कि नॉर्मल ब्लास्ट ऐसा दिखता है और मेगालोब्लास्ट ऐसा दिखता है। सो यू कैन रेफर दिस इमेज। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मैक्रोसाइट। सो अब नॉर्मल RBC फॉर्म ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड इज नोन एज मैक्रोसाइट्स। नाउ Haynes body. Haynes body in red cells are demonstrable in Haynes body RBCs में हमें कब दिखता है? Haynes body का डायग्राम आप रेफर कर सकते हैं। इट्स लाइक एन रिंग के जैसा है, एक फॉर्म, एक डॉट यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है, तो इसे हम Haynes बॉडी बोलते हैं। एंड ये कब दिखता है? और जो Haynes बॉडीज होते हैं ना, इस बॉडीज मतलब दे आर डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन। डीनेचर हीमोग्लोबिन होते हैं क्योंकि ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डैमेज। जो ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से ना हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे एकदम ग्रुप में फॉर्म्ड होके वो एक रिंग शेप्ड फॉर्म्ड किया है। और सो दैट्स वाई, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है G6PD डिफिशियंसी। जब G6PD डिफिशियंसी होती है ना, तब ये Haynes बॉडी RBCs में दिखते हैं। ओके गाइस, तो G6PD का फुल फॉर्म क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो ये दिया है पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी, ये एक ATP डिफेक्ट है, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू Haynes बॉडी। तो वो है HBH इज बीटा चेन इशू की वजह से, और HBJ है वो भी एक रेयर HB वेरिएंट है। सो दैट्स वाई ऑप्शन करेक्ट इज G6PD डिफिशियंसी। और एग्जाम टिप के हिसाब से आपको Haynes बॉडी जो है ना, वो सीन विद सुपरवाइटल स्टेन में ही दिखता है। वो स्टेन का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In abnormal bigger red cell, the quantity of dash is increased. सो गाइज, अगर abnormal bigger red cell दिख रहा है तो quantity ऑफ RNA इंक्रीज होता है, क्योंकि जो लार्ज इमेच्योर सेल्स है ना, वो रिटेन करते हैं RNA को ज़्यादा। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज RNA। और एक टिप इस एग्ज़ाम टिप इसमें है कि जो रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं ना, वो RNA रिच होता है, जो कि एक पॉलीक्रोमाजिया है। सो एक पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इन abnormal bigger red cell the quantity of RNA is increased. ओके, ये एक स्टेनिंग का क्वेश्चन है। The stain used to demonstrate the ring sideroblast in the marrow aspirate is. अभी ये जो अभी क्वेश्चन हमने आगे पीछे पढ़ा था कि साइड्रोब्लास्ट के रिगार्डिंग, अब वही स्टेन हम कौन सा यूज़ करेंगे? साइड्रोब्लास्ट इन द मैरो एस्पिरेंट्स में देखना है तो हम कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे? तो गाइज, मैंने वहाँ बताया था कि वो एक आयरन फॉर्म्ड होता है, आयरन ग्रेन्यूल्स वहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं साइड्रोब्लास्ट में। तो उस आयरन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पर्ल स्टेन यूज़ करते हैं। तो आयरन आ रहा है तो उसके लिए हम पर्ल स्टेन यूज़ करते हैं। जिम्सा स्टेन तो एक नॉर्मल पेरिफेरल स्मीयर के लिए यूज़ करते हैं। राइट स्टेन भी हम पेरिफेरल स्मीयर के लिए यूज़ किया करते हैं, जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी ऑफ RBCs और WBCs देखते हैं। सो रिंग साइड्रोब्लास्ट देखने के लिए हम पर्ल स्टेन का यूज़ करते हैं, बिकॉज पर्ल स्टेन डिटेक्ट्स आयरन।
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक टिप देती हूँ कि जो रिंग साइड्रोब्लास्ट है ना, वो इक्वल टू साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आपको रिंग साइड्रोब्लास्ट दिख रहा है, वो एक साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। यू कैन नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 9. Which RBC inclusion is seen in post-splenectomy process? Splenectomy patient. Which RBC inclusion is seen in post-splenectomy patient? Options are Haynes body, Howell-Jolly bodies, Papinian bodies, या basophilic stipulings. So guys, here the correct option is Howell-Jolly bodies. Why? Because spleen normally removes nuclear remnants, or after splenectomy, Howell-Jolly bodies persist that process. That's why Howell-Jolly is equals to DNA remnants. ये जो दिख रहा है, ये DNA remnants होता है. So guys, that's why the correct option is Howell-Jolly body. Hence body का मैंने आपको बताया, it's an hemoglobin denature होता है. So guys, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेसोफिलिक स्टेफिलिंग्स और पेपरियन बॉडी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना. अगर नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर करेंगे. So guys, this all Haynes body, Howell-Jolly bodies, Papinian's bodies, basophilic stipulings, this all are abnormal RBCs based on their size, shape और structure. So ये सब abnormal RBCs के पार्ट है जो कि हमें देखने को मिलते हैं. डिफेक्टिव RBCs. सो इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है. इसके बारे में भी क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है. ओके गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस जो है वो रिलेवेंट लग रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लग रहे हैं, तो गाइज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए. इससे क्या होगा ना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे और ऐसे क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स तक पहुंचाना ज़रूरी है. तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. और कुछ आपको टिप्स देने हैं या आपकी तरफ से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए. सो उससे क्या होगा, मुझे आइडिया मिलेगा, क्लू मिलेगा कि और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने आप को वीडियोस के रिगार्डिंग. बिकॉज गाइज, दिस इज़ नॉट मी. ये जो है मुझे इतना आइडिया नहीं है यूट्यूब से वीडियो बनाने का, बट देन टू आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल गाइज. सो I am hoping that you also support me in this so that I can support you for clearing this exam. I really want everyone to clear this exam in the first attempt, because what all I had faced, I want you guys not to face them. That's why I decided to start a YouTube channel for them who cannot pay to the higher coaching classes. Because the fees of coaching class is more than 1 lakh, and I think it is worth less. So we can without spending money, we can clear this exam just by seeing YouTube videos and with a proper hard work and with a proper guidance. So guys, don't worry, I am here, but I just need your support. Like, share and subscribe and do comment so that I can improve in my videos if it is needed. So guys, let's move to the next question. Okay, this is a diagnostic based question. It's as you all know, it's a favorite part of Prometric or diagnostic type question. Guys, in Prometric वो क्या चाहते हैं कि आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, वो उनको उस एग्ज़ाम के थ्रू आपसे पूछना होता है. इन शॉर्ट ये होता है. तो गाइस, तो जो हमारा थियोरेटिकल नॉलेज, हम उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, वो उनका मेन मोटिव होता है उस क्वेश्चन पूछने का. तो हम जो भी लैब में सीखते हैं, उससे हमें अच्छे से सीखना है. उसके बिहाइंड हमें रीजंस ढूंढने हैं
कि वो क्यों है, कैसा है, उससे क्या होता है, वो सारी चीज़ जितने आप क्वेश्चंस हमारे माइंड अपने खुद के माइंड में लाओगे उतने इजी आपको ये एग्ज़ाम पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके नॉलेज को, कि आपको कोई काम दिया जाएगा तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज है कि नहीं, थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकली आप कैसे उसे परफॉर्म करते हैं, उसी लिए प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम लिया जाता है। उसी बेस्ड पे ही क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही घुमा फिरा के पूछा जाता है कि आपका माइंड कैसे काम करेगा, इन ऑल्सो इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप कैसे उसे हैंडल करोगे। सो इसीलिए प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम है गाइस। So guys, let's move to the question. A patient complains of bone pain. बोन का पेन है पेशेंट को एंड रिकरेंट इन्फेक्शन है. Peripheral smear shows sickle shaped RBCs. Which hemoglobin is responsible? HbA, HbF, HbS, HbC. तो डिफेक्टिव इन हीमोग्लोबिन है, तो वो कौन सा हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होगा, क्योंकि जो पेरिफेरल स्फीयर में क्या दिख रहा है, सिकल शेप आरबीसीज दिख रहा है. तो गाइज व्हेनेवर देयर इज अ सिकल शेप आरबीसीज दैट इंडिकेट्स डिफेक्ट ऑफ HbS. जो सिकल सेल डिजीज इज कॉज्ड बाय abnormal hemoglobin S. HbA is a normal hemoglobin, HbF is a fetal hemoglobin, and HbC is a mild disease. So guys, and HbS जो है ना वो कॉज करता है फैसो अकर्षण में, जिसकी वजह से बोन पेन होता है. फिर कि बिकॉज इसमें क्या दिया, पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ बोन पेन, तो और पेरिफेरल स्मीयर में सिकल शेप दिखा रहा है. तो सिम्टम्स और पेरिफेरल स्मीयर देख के आप इजीली गेस कर सकते हो पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल डिजीजेस. सिकल सेल डिजीजेस इंडिकेट्स दैट द HbS मीन्स देयर इज एन abnormal hemoglobin S. सो गाइस यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है HbS. सो गाइस यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो आज जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो एक आरबीसीज के शेप, साइज, अबनॉर्मल आरबीसीज के शेप, साइज और हीमोग्लोबिन के अबनॉर्मलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे. सो गाइस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक झलक दिया है आपको. इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो. जब आप नोट्स बनाते हो या आप जो अपने बुक रेफ़र करते हो उसके थ्रू भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो इसका जो पहले थियोरेटिकल पार्ट है गाइस वो क्लियर कर लेना. अगर आपने थियोरेटिकल पार्ट क्लियर कर लिया होगा तो आपको ईजी पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज के नॉर्मल सेल्स एज वेल एज abnormalities जो प्रेजेंट होते हैं, ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट, जैसे डीएनए ग्रैन्यूल्स आरबीसीज में फॉर्म्ड हो गए या आरएनए ग्रैन्यूल्स फॉर्म हो गए, रेमिनेंस मिल गया या एचबी का रेमिनेंस मिल गया, तो उससे उस आरबीसीज को क्या बोलते हैं, उसकी वजह से कौन से डिजीज़ में कैसे कैसे आरबीसीज के स्ट्रक्चर दिखते हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो गाइज ये एक फ्यू क्वेश्चंस मैंने जो पूछे थे उसके रिलेटेड. सो आई होप सो कि इट इज़ एन हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ it's unhelpful for you, please like, share and subscribe to my channel, and also comment if you need more such questions. Thank you for watching guys. I hope I am making your preparation easier for you. See you soon in the next video.